केस लॉ ये आपकी परीक्षा में भी आएंगे और जो ये प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी पूछे जाते हैं, जो महत्वपूर्ण केस लॉ होते हैं। ठीक है, जैसे एक कांड हुआ था, निर्भया कांड के नाम से जानते हैं हम लोग। कब हुआ था, है किसी को जानता? 16 दिसंबर 2012 को। ठीक है, उसमें एक बस में, चलती बस में एक निर्भया नाम की लड़की, निर्भया तो उसको नाम दिया गया था पीड़िता को, उसका नाम कुछ और था, जो भी वो नाम गोपनीय रखा जाता है पीड़ित का, जो बिना माननीय न्यायालय के आदेश के या बिना किसी कारण के जो नाम उसका उजागर करता है वो भी आरोपी है। इसलिए हमेशा आपने देखा होगा कि जो पेपर में नाम आते हैं पीड़िताओं के, वो भी अलग होते हैं, बदला हुआ नाम, काल्पनिक नाम लिखा रहता है उसमें। देखा है कि नहीं? ओरिजिनल नाम नहीं आता, तो ओरिजिनल नाम नहीं बताया जाता पीड़िता का। घटना हुई 16 दिसंबर 2012 को। 6 आरोपी थे, पता है ना? ये तो पढ़े होंगे, जानकारी होगी। 6 आरोपी थे जिनमें एक नाबालिग था। 5 आरोपी बालिग थे जिनकी उम्र 18 से ज्यादा थी, एक की 18 से कम थी। 13 दिन तक वो अस्पताल में रही और 13 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई। 29 दिसंबर को उसकी डेथ हो गई। गरीब उनके माँ बाप थे। तो अब जब ऐसी बहुत बीभत्स घटना हुई थी तो पूरा देश में उबाल आ गया। पूरे देश ने उसको एक अपनी देश की बेटी की तरह लिया। उसमें रिट फाइल की गई 2014 में निर्भया केस में। 6-7 साल तक उसमें केस चला उनका। इस दौरान जो उनका एक आरोपी था राम सिंह, उसने जेल में आत्महत्या कर ली। और जो एक नाबालिग था, वो नाबालिग को, क्योंकि जस्टिस जुवेनाइल एक्ट हम लोग पढ़े हैं, उसमें यह है कि जिसकी उम्र घटना के दिन 18 वर्ष से कम होगी वो नाबालिग होगा, वो जुवेनाइल होगा। क्योंकि इतना जघन्य अपराध था ये, लेकिन व्यवस्था थी, मजबूरी थी कि उसको छोड़ना ही था। उसको पूरा मूल्य माना नहीं जा सकता, तो उसको माननीय न्यायालय ने 3 साल बाल सुधार गृह में रखा और उसको इस मेन एक्यूज में नहीं रखा। बाकी इन लोगों पे चलता रहा और जो बचे हुए 4 लोग थे उनको फांसी हो गई। और उसको जो नाबालिग था उसको छोड़ दिया गया। तो जो ये केस फाइल हुआ था उसमें ये कहा गया कि जो रेप के लिए उपयुक्त व्यक्ति हो सकता है, तो वो सजा के लिए भी उपयुक्त व्यक्ति हो सकता है। तो इन बातों पर माननीय न्यायालय द्वारा विचार किया गया और ये माना गया कि 16 साल का भी अगर रेप जैसे जघन्य अपराध में अभियुक्त होगा तो वो भी सजा का भागी होगा। रेप जैसे जघन्य अपराध में, औरों में नहीं। बाकी और एक्ट हैं, उनमें अलग व्यवस्था दी गई है, जो और संपत्ति संबंधी या वैसे अपराध हैं। समझ रहे हो? या 16 वर्ष से कम भी उसकी उम्र है और रेप जैसे जघन्य अपराध में वो आरोपी है, तब भी एक कमेटी बनेगी। उसका परीक्षण होगा, उसका मेडिकल परीक्षण होगा, उसका मानसिक परीक्षण होगा, उसका शारीरिक परीक्षण होगा और परीक्षण के बाद वो कमेटी रिपोर्ट देगी कि ये अभियुक्त बनाने लायक है कि नहीं है। 16 साल से कम है तब भी। क्लियर? तो ये होगा केवल रेप के मामले में। ठीक है? तो इस केस से पहले ये व्यवस्था थी कि 18 साल से कम का है तो वो मूल्य माना ही नहीं जाएगा। अब ये व्यवस्था खत्म हो गई इस निर्भया केस से। माननीय न्यायालय ने एक अलग व्यवस्था दे दी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग व्यवस्था दे दी है कि यदि 16 साल तक का है और रेप जैसे जघन्य अपराध में है तो वो आरोपी माना जाएगा। और 16 साल से कम है तो उन्होंने एक टीम बनाई है, वो टीम देखेगी। समझ रहे हैं?
वो टीम उसका परीक्षण करेगी, मेडिकल परीक्षण होगा उसका, मानसिक सवाल करके और कोई चीज पूछ के उसका एक परीक्षण होगा। परीक्षण से वो टीम पता लगाएगी कि ये अभियुक्त बनाने लायक उपयुक्त व्यक्ति है या नहीं है। अगर वो दे देंगे कि हाँ उपयुक्त है तो वो मेन एक्यूट की तरह उसके साथ व्यवहार होगा और सजा मिलेगी। और अगर वो रिपोर्ट ये दे देगी कि ये अभी जुवेनाइल है तो फिर जुवेनाइल की तरह उसको दंडित किया जाएगा। क्लियर? क्लियर हो गया? किसी का इसमें कोई सवाल हो तो सवाल करे? नहीं? अच्छा, अगला है एक ये जो थर्ड जेंडर व्यक्ति है। थर्ड जेंडर व्यक्ति समझ रहे हो? पहले थर्ड जेंडर की कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी। कहीं थी? तो एक रिट फाइल हुई थी 2014 में, इसमें भी थर्ड जेंडर के लिए एक रिट फाइल हुई थी। उसका नाम था नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाम भारत संघ। इस नाम से एक रिट फाइल हुई 2014 में, जिसमें यह कहा गया है कि इनको भी व्यक्ति माना जाए, जो थर्ड जेंडर लोग हैं उनको भी व्यक्ति माना जाए। तो उसमें माननीय न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि इनके लिए भी वो सारी सुविधाएं हों जो मेल या फीमेल के लिए। तो अब जो फॉर्म होते हैं उन फॉर्म में आपने देखा होगा कि 3 वो लिख के आते हैं, मेल, फीमेल एंड अदर्स। तो ये, और माननीय न्यायालय ने सरकार से ये भी कहा कि इनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए और जो नौकरियां हैं उनमें इनको आरक्षण दिया जाए। ठीक है? 2014 में ये थर्ड जेंडर के लिए एक रिट फाइल हुई थी। एक रिट फाइल हुई शायरा बानो। इसमें थर्ड जेंडर वाले में कुछ पूछना किसी को नहीं। एक रिट फाइल हुई थी शायरा बानो बनाम भारत संघ। ये ट्रिपल तलाक से संबंधित है। ट्रिपल तलाक इस्लाम में एक व्यवस्था है थी कि वो एकदम से 3 बार तलाक कहने के बाद जिससे उनकी शादी हुई है उस महिला से अलग हो गए, उसको अलग कर दिया। उस जो विवाह के उनके अनुबंध थे वो खत्म हो गए। ट्रिपल तलाक एक बार देने के बाद खत्म कर दिए। इसमें शायरा बानो माननीय उच्चतम न्यायालय गई, उनकी रिट फाइल हुई 2014 में, और उसमें कोर्ट ने ये व्यवस्था दी कि एकदम ये जो 3 तलाक एक बार में ही कह देते हैं वो उपयुक्त नहीं है। और उन्होंने एक सरकार को आदेश दिया, उसमें एक अधिनियम बना। अधिनियम का नाम है मुस्लिम महिला ब्रैकेट में विवाह पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019। ये अधिनियम बना शायरा बानो की रिट पे, और अधिनियम लागू हो गया 2019 से। 1 अगस्त 2019 को ये लागू हुआ है। तब से अब तक 80% तलाक के मामलों में गिरावट आई है। हालांकि इसमें तमाम धार्मिक लोग झंडा बरदार होते ही हैं, हर धर्म में। वो खड़े हो गए थे कि धार्मिक भावनाओं पे ये आघात हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना और अधिनियम बना दिया। और अब जितने तलाक होते थे उससे 80% तलाक कम हो चुके हैं। ठीक? अच्छा, एक अब हमारे कोर्स से संबंधित भी है और केस लॉ तो है ही। ये एक नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ, इन्होंने 2018 में एक रिट फाइल की थी। उसमें पॉज कर दो।
किसी में है उसमें समलैंगिकता पे अगर दोनों की सहमति है तो वो प्रभावी नहीं होगी। ये आदेश किया गया था इसी रिट पे, नवतेज सिंह जौहर की जो रिट हुई थी 2018 में। क्लियर? अब किसी का कोई सवाल हो इसमें? देखिए एक कंफ्यूजन और खत्म कर दें इसमें आपका, कि लोगों को ये लगता है कि धारा 377 खत्म कर दी गई। धारा 377 खत्म नहीं की गई है। धारा 300 कोई भी धारा में केवल एक ही अपराध समाहित नहीं होता है, उसमें कई अपराध समाहित होते हैं। तो ये समलैंगिकता अगर उनकी सहमति से है, पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ उनकी सहमति से है, तब ये अपराध नहीं माना जाएगा 377 के तहत। हाँ, लेकिन इसके अलावा जैसे मान लो कोई अप्राकृतिक मैथुन किसी जानवर के साथ करता है तो काय मुकदमा लिखेंगे अगर 377 खत्म हो जाएगी। इसलिए 377 अपनी जगह प्रभावी है। ठीक, किसी का कोई सवाल? कोई सवाल किसी का नहीं? अगला एक धारा 497 है, आईपीसी के अध्याय 20 में एक धारा आती है 497, एडल्ट्री, जार कर्म। माने कोई विवाहित महिला स्वीकृति से किसी पुरुष के साथ संबंध बनाती है, सहमति हो उसकी, तो वो अपराध नहीं होगा। ठीक है? ये 497 ये जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ, ये 2019 में उन्होंने रिट फाइल की थी इस पर। उसमें ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी थी कि धारा 497 के तहत अब जार कर्म को अपराध नहीं माना जाएगा यदि स्त्री बालिग है, शादीशुदा है और अपने मन से किसी से संबंध बनाती है। क्लियर? किसी का कोई और सवाल? कोई सवाल करिए। नहीं सर, ऐसा कोई धारा नहीं है जिसमें अगर कोई पुरुष ऐसा कुछ करना चाहे, पुरुष ऐसा कुछ करना चाहे तो क्या मतलब कोई धारा वगैरह जैसे मूवी वगैरह दिखाते हैं कि शोषण किया गया उसका, तो पुरुष का? जी सर। 377 है तो केवल स्त्री के लिए है कि दोनों के लिए? दोनों के लिए। अगर सहमति है तो दोनों के लिए। भाई पुरुष तो तब आरोपी बनता है जब स्त्री आरोपित करती है। स्त्री आरोपित ही नहीं करेगी, वो हम अपनी मर्जी से, तो पुरुष की तो बात ही खत्म हो गई फिर। ठीक है ना? ये जितने सेक्सुअल ऑफेंस हैं वो सारे के सारे जो पीड़ित महिला है उसके बयान पे आधारित हैं। अगर उसने बयान नहीं दिया तो बात खत्म हो गई, फिर अपराध ही नहीं बन रहा है। सर एक क्वेश्चन सर, अगर आदमी अगर पीड़ित हो रहा हो तो पीड़ित कैसे? महिला पीड़ित कर रही हो और जैसे सर मूवी है महिला एक एक आदमी कहे सारे लोगों की न सुन पाएंगे तो उनका कोई मतलब होगा। एक कोई आदमी कहे सर, अगर आदमी पीड़ित हो रहा हो, कैसे पीड़ित हो रहा हो? महिला पीड़ित कर रही हो, नहीं कैसे पीड़ित कर रही हो? जूता मार रही हो, चप्पल मार रही हो, क्या पीड़ित कर रही हो? सेक्सुअल हरेसमेंट में ऐसी भारतीय कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि अगर सेक्सुअल हरेसमेंट और महिला आदमी पे कर रही है तो आदमी उसको आरोपित करेगा। तो सारी छूट केवल महिलाओं के लिए? सारी छूट नहीं है, सारी छूट नहीं है, वो फिजिकल व्यवस्था ऐसी है, ठीक है, कि वो हरेसमेंट कर ही नहीं सकती आपका। ये सब कहने की बातें हैं कि वो हरेसमेंट कर रही है। ठीक है? तो इसलिए जो कानून बनाने वाले, जो विधान बनाने वाले लोग हैं वो बहुत वीआईपी होते हैं। जहां से बन के आता है 1000 ऑब्जर्वेशन में से निकलता है वो कानून। एक एक कानून वेदता बैठते हैं उसका परिशीलन करने के लिए, उसके बाद वो कानून बनता है। ऐसे ही नहीं बन जाता है। तो सारी चीजें देखने के बाद ये कानून बने हैं और एक जमाने से प्रभावी है। अगर जो आपको कोई पीड़ित कर रहा है, जैसे आपने सवाल किया, तो इतने दिनों से
1860 से जाने कितने पुरुष पीड़ित रहे होंगे, कोई तो जाता कोर्ट, जाता क्यों नहीं गया? सुनवाई नहीं होती तो क्या करें? नहीं, सुनवाई होगी अगर ऐसा होगा तो। इसका मतलब है कि पीड़ित हो ही नहीं रहे वो, केवल कह देने से थोड़ी सुनवाई। माननीय न्यायालय में अगर कोई बात आप रखेंगे तो वो आपको सिद्ध करनी पड़ती है तर्कों से, अभिलेखों से, कह देने से नहीं होती कोई बात। ग्राउंड में भी नहीं होगा, पीरियड करेंगे तो पुरुष का क्या करते हैं, अगर पुरुष परेशान है तो ऐसे नहीं काम होगा। वही तो कह रहे हैं, तो वो ऐसी व्यवस्था है, फिजिकल व्यवस्थाएं ऐसी हैं। अब एक है शौकीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। 2011 में एक रिट फाइल हुई थी। एक लोग थे, उनके विरुद्ध 323, 504, 506, 3110 SC/ST एक्ट का मुकदमा लिखा गया था। उसमें वो अरेस्ट होने किया गया था। तो रिट फाइल हुई थी शौकीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के नाम से। उसमें माननीय न्यायालय ने ये व्यवस्था दी कि जिन अपराधों में 7 साल तक की सजा है उसमें सामान्यतः गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इससे पहले यह व्यवस्था थी कि जहां भी संज्ञेय अपराध घटित हुआ, चाहे उसमें 2 साल की सजा हो, चाहे 3 साल की, 5 साल की, 7 साल की, 10 साल की, जितनी भी सजा हो, संज्ञेय अपराध घटित होते ही पुलिस गिरफ्तार करती थी। ये आने के बाद शौकीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के तहत माननीय न्यायालय की व्यवस्था आने के बाद 7 वर्ष तक के अपराधों में अब गिरफ्तारी सामान्यतः नहीं होती है। ठीक? यस सर। किसी का कोई सवाल हो, सवाल करे। इतने जो ये बताए गए आपको केस लॉज, इसमें किसी का कोई सवाल हो? नहीं? ठीक। एडल्ट्री वाली सर कोई रिट नहीं थी क्या? एडल्ट्री वाला रिट था 497, उसमें कोई रिट नहीं थी क्या? रिट थी तो बताया तो। हाँ, जोसेफ शाइन बनाम भारत राज्य